हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निवेदिता वाघ और इन वीडियो की सीरीज़ में हम अभी देख रहे थे हाई स्पीड ट्रेन। पिछले वाले वीडियो में हमने हाई स्पीड ट्रेन के कुछ बेसिक्स देखे और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटेल में जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है किसी भी रोलिंग स्टॉक को हाई स्पीड ट्रेन बनने के लिए, तो वो चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे बेसिक और सबसे पहली वाली रिक्वायरमेंट, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक। तो ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा है, तो अगर आप चाहो तो मैं उसका जो लिंक है उस वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक एग्जैक्टली क्या है। तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो रोलिंग स्टॉक है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ से। तो हमारी ट्रेन में सबसे बेसिक होता है हमारा व्हील। तो जनरली जो हमारा नॉर्मल व्हील है जो हमारे एलएचबी ट्रेन में है, उसकी कोनिसिटी है 1:20। अब कोनिसिटी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो कोनिसिटी प्रोवाइड करने के पीछे का मेन रीज़न होता है कि हमारी ट्रेन कर्व्स को निगोशिएट कर पाए, तो इसीलिए हम उसको कोनिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली स्टैंडर्ड हमारा 1:20 कोनिसिटी होता है। लेकिन वही जब हम जाते हैं हाई स्पीड ट्रेन की तरफ तो हमारे व्हील्स फ्लैटर होते जाते हैं। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि व्हील्स फ्लैटर होते जाते हैं, इसका मतलब यह है कि इसकी कोनिसिटी 1:20 से घट के ये होती रहती है 1:40, 1:60 या फिर कुछ केसेस में ये होती है 1:80। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरत क्या है, हमें व्हील को फ्लैटर क्यों करना है? तो अब देखिए, जब अगर मेरी ट्रेन चल रही है 100 की स्पीड से या फिर 130 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 160 की स्पीड से, तो कोनिसिटी के कारण जब हम कोनिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो लैटरल वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो ये पैसेंजर्स को ज़्यादा महसूस नहीं होते जब हमारी ट्रेन की स्पीड कम होती है। लेकिन वही अगर मैं हाई स्पीड की तरफ जा रही हूँ, अगर मेरी ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर्स को एक्सीड कर रही है, तो उस केस में ये जो लैटरल वाइब्रेशंस है या फिर जैसे हम कह सकते हैं हंटिंग ऑसिलेशंस, वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बहुत ही हानिकारक है हमारे व्हील्स के लिए, हमारे ट्रैक के लिए और हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए भी। तो इन तीनों ही पैरामीटर्स को कंसिडर करके हम हमारी जो व्हील्स की कोनिसिटी ये कम करते हैं। तो अब ये कम करने के कारण हम कह सकते हैं कि जो हाई स्पीड ट्रेन है उसे हमें जितना हो सके स्ट्रेट चलाना पड़ता है, ताकि फिर हमारे व्हील्स भी सेफ रहे, पैसेंजर भी सेफ रहे और हमारा ट्रैक भी सेफ रहे। तो इसी के लिए जब हम हाई स्पीड ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कोनिसिटी को कम करना होता है। तो ये तो हो गई हमारे व्हील्स की बात। अब आपने देखा होगा कि वंदे भारत में भी बोल्स्टरलेस बोगी है, तो अब ये क्यों बनाते हैं हम? तो सिंपल सी बात है भाई, जिसकी ज़रूरत नहीं है हम उन चीज़ों को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोल्स्टर हटा देती हूँ तो हमारी बोगी लाइट वेटेड हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है जिसमें हम ट्रैक्शन मोटर्स को भी माउंट कर सकें। उसके बाद हम बात करेंगे एरोडायनेमिक्स की। तो अब एरोडायनेमिक्स, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर मुझे ट्रेन को ज़्यादा स्पीड से चलाना है तो मैं चाहूँगी कि जो एयर ड्रैग है उसको मैं मिनिमम करूँ, मतलब इसमें कम से कम एयर ड्रैग हो। तो अब इसे अचीव करने के लिए हम हाई स्पीड ट्रेन में ये करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा एयर ड्रैग अगर पूरी ट्रेन में कोई पार्ट होगा जिस पे महसूस होता है तो वो होती है हमारी बोगी और व्हील्स। तो अब आप कोई भी हाई स्पीड ट्रेन देख लो, उसमें हम बोगी को या फिर हम उसके व्हील्स को ऐसे हम कवर करते हैं जिसके कारण उस पार्ट में एयर ड्रैग ना महसूस हो। उसके बाद सेकेंडली जो दो कोच के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कम करते हैं। तो फिर हमने देखा होगा कि यहाँ पे गैंगवेज भी कम्प्लीटली सील्ड है। उसके बाद आपने देखा होगा जो नोज कोन की शेप है, तो नोज कोन की शेप बहुत अलग है हमारी कन्वेंशनल ट्रेन्स के हिसाब से। तो अब इसके कई कारण हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि हम नहीं चाहते कि उसको ज़्यादा एयर ड्रैग महसूस हो, इसीलिए हम नोज कोन का शेप कुछ आपको जो पिक्चर में दिख रहा है इस प्रकार बनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका और भी एक यूज़ है, मतलब नोज़ कोन को हम ऐसा बनाते हैं, जो ये नुकीला वाला पोर्शन आपको दिख रहा है आगे, तो इसका रीज़न और एक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने बोला कि हम ट्राई करते हैं हाई स्पीड ट्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन चलाने के लिए। इस केस में क्या होता है ना कि हमें बहुत सारे टनल्स बनाने पड़ेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई टनल है उसमें अगर ट्रेन 300 350 की स्पीड से एंटर करती है ना, तो वहाँ पे अचानक से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो
तो अब ये प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है ना कि उस टनल में जो थोड़ी बहुत एयर है वो बहुत ही हाई स्पीड से दूसरे एंड से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब ये जो ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो फिर इसमें होता यह है कि एक बहुत ही ब्लास्टिंग साउंड या फिर आप कह सकते हो एक्सप्लोसिव साउंड आता है हमें, तो जो कि ऑब्वियसली हानिकारक है इन्वायरमेंट के लिए, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। तो हम नहीं चाहते कि ये ब्लास्टिंग साउंड आए और इसीलिए हमने ट्रेन की जो नोज कोन है उसकी शेप इस प्रकार बनाई है। अब इसके कारण क्या होगा कि जो ये ब्लास्टिंग साउंड है ये बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये और एक रीज़न है हमारी नोज कोन के शेप को इस प्रकार रखने का। अब इसके बाद हम बात करेंगे पैंटोग्राफ की। तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि पैंटोग्राफ के दोनों तरफ से एक साइड कवर दिया गया है। तो अब ये साइड कवर देने का रीज़न क्या है? तो अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इतनी हाई स्पीड ट्रेन में, मतलब अगर 300 की स्पीड से ट्रेन चल रही है और उसमें अगर पैंटोग्राफ ओएचई से कांटेक्ट करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। तो हम नहीं चाहते कि ये नॉइज़ बाहर प्रोपेगेट हो और इसी से बचने के लिए हमने दोनों तरफ से साइड कवर दिए हैं पैंटोग्राफ को। देन हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है कार बॉडी टिल्टिंग मैकेनिज्म। अब आपने वो हाई स्पीड वाली बाइक रेसिंग देखी होगी, तो उसमें देखिए जैसे बाइकर है तो जब वो चलता है, जब वो कर्व्स को निगोशिएट करता है तो वो पूरी तरीके से ऐसे टिल्ट हो जाता है। तो अब ये टिल्ट जो होता है इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। वो टिल्ट इसलिए होता है कर्व्स को निगोशिएट करते टाइम क्योंकि वो चाहता है कि बैलेंस बना रहे, या फिर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लो करना चाहता है, क्योंकि जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रहेगी उतनी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। तो फिर सेम विथ हाई स्पीड ट्रेन। अब जैसे हम कन्वेंशनल ट्रेन में अगर देखें तो आज की डेट में हमारी ट्रेन्स जब कर्व को निगोशिएट करती है तो वो एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से निगोशिएट करती है। तो ये हम नॉर्मल ट्रेन्स में तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हाई स्पीड ट्रेन की तो इसमें हम हर बार कर्व आने पे स्पीड को लो करना ऑब्वियस सी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम चाह रहे हैं कि हम कर्व्स को उसी स्पीड से निगोशिएट करें, लेकिन हमने कोनिसिटी भी कम कर दी है तो हमें कुछ तो प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके कारण हम कर्व्स को अच्छे स्पीड में निगोशिएट कर पाए। तो इसी के लिए हमारे बुलेट ट्रेन में या फिर हमारी हाई स्पीड ट्रेन्स में कार बॉडी टिल्टिंग मैकेनिज्म दिया जाता है। देन बात आती है सस्पेंशन सिस्टम की। तो जो सस्पेंशन हम हमारे नॉर्मल एलएचबी कोचेस में यूज़ करते हैं, क्या वो एक्टिव सस्पेंशन है या पैसिव? तो हाँ, वो पैसिव सस्पेंशन है, मतलब उसमें कोई क्लोज लूप नहीं है। तो सिंपल सी बात है वो पैसिव है। लेकिन हम जब इतनी हाई स्पीड में ट्रेन चला रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दें, और इसीलिए इसमें एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम यूज़ की गई है। तो अब इस एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है कि जो पैसेंजर का सीट है उसके नीचे हम कोई सेंसर लगा देंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर हो सकता है। तो जब ये सेंसर रहेगा तो ये रियल टाइम में वाइब्रेशंस को मेजर करेगा और फिर ये वाइब्रेशंस को भेजेगा कंट्रोलर को। अब जो कंट्रोलर लगा हुआ है ये इसको कैलकुलेट करके वाइब्रेशंस का जो मतलब है सिग्नल देगा हमारे एक्चुएटर को। अब यहाँ पे एक्चुएटर का काम क्या है कि ये जितना उसको वाइब्रेशन का सिग्नल मिल रहा है उसी के अगेंस्ट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उसको समझ आया कि 5 न्यूटन का वाइब्रेशन है प्लस में, तो वो निगेटिव 5 न्यूटन का फोर्स देगा ताकि वो वाइब्रेशंस कैंसल आउट कर सके रियल टाइम में। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसकी जर्नी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है इस सिस्टम की वजह से। इसके बाद हम बात करेंगे कार बॉडी की। तो इसमें हमने डबल स्किन हॉलो एक्सट्रूजन्स विथ ट्रस बार यूज़ किया हुआ है। तो अब इसके 2 रीज़न है, जिसमें से पहला रीज़न ये है कि जो वाइब्रेशंस है, अब जैसे अगर बीच में हमने ट्रस बार डाले हुए हैं छोटे छोटे, तो फिर अब सिंपल सी बात है कि जो वाइब्रेशन बाहर के सरफेस पे महसूस हो रहा है वो वाइब्रेशन अंदर के सरफेस पे नहीं महसूस होगा। तो ये हो गया हमारा एक बेनिफिट। एंड द सेकेंड बेनिफिट, अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब ट्रेन 300 की स्पीड से एंटर करती है टनल में तो वहाँ पे सडन प्रेशर ड्रॉप होता है। तो अब इस सडन प्रेशर ड्रॉप की वजह से हो सकता है ना कि हमारे अंदर के पैसेंजर्स को अनकंफर्टेबल फील हो। तो यहाँ पे हमें कार बॉडी को ना कम्प्लीटली एयर टाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डबल स्किन वाला हमने बनाया हुआ है इसकी कार बॉडी को, तो इसका रीज़न वन ऑफ ये भी है कि हम इसे एयर टाइट बना सकें। तो इसके बाद अब बॉडी का तो हो गया, लेकिन फ्लोरिंग का क्या?
तो यहाँ पे फ्लोरिंग में हमने अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर एक कोच में नीचे हमारी मोटर लगी हुई होगी, ट्रैक्शन मोटर। अब इस ट्रैक्शन मोटर के कारण क्या होगा, या फिर बाकी इक्विपमेंट्स भी होंगे, तो बहुत ऐसे नॉइस प्रोड्यूस होगी। तो नॉइस मिटिगेशन भी बहुत ज़रूरी है। वैसे नॉइस मिटिगेशन हमारे LHP कोचेस में भी हम करते ही हैं, लेकिन इसमें हमें और हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा नॉइस मिटिगेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। तो इसी के लिए फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम हनीकोम पैनल फ्लोर बोर्ड यूज़ होगा, जिसके कारण हमारी साउंड प्रूफिंग हो जाएगी काइंड ऑफ, ताकि कोचेस में बैठे हुए पैसेंजर्स को साउंड की वजह से तकलीफ ना हो। तो गाइज ये थे टोटल जो भी हमारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी, या फिर जो रिक्वायरमेंट्स फॉर रोलिंग स्टॉक थी हाई स्पीड ट्रेन के लिए। तो ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस की। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें जो हमें मिलने वाली बुलेट ट्रेन है तो उसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो एग्जैक्टली क्या ट्रेन है क्या नहीं, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइज स्टे ट्यून। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।